नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म आपकी यूनिट चल रही है और लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म में आज का ये जो टॉपिक है आपका, आप देख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स बेस्ड ऑन लैग्रेंजियन या एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन या लैग्रेंजियन के अंतर्गत मैंने आपको एक टॉपिक कराया था जिसका नाम था सिंपल पेंडुलम। आइए इसका सेकंड टॉपिक करते हैं और इसी के साथ आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ये मैंने आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी है ना पढ़ाया है, अभी 1-2 दिन पहले ही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में है ना आपने पढ़ा होगा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है जी। हाँ, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, वो जो बुक है इसका पार्ट बी है। ठीक है जी, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ना, तो ये पार्ट ए है, वो पार्ट बी है फर्स्ट पेपर का। तो पार्ट ए आपका यूट्यूब पर ही है, बहुत क्वेश्चंस है ना आप लोग पूछते रहते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर या कमेंट्स में भी। और जो आपका पार्ट बी है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, वो आपका पेड बैच में है। ठीक है जी। तो यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए तो आप है ना 8755982014 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने बताया था हाँ कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, चलो मैं दोबारा ही बताता हूँ क्योंकि सभी स्टूडेंट तो नहीं है जिन्होंने ये पढ़ा हो अभी तक। तो ऑसिलेटर आप जानते हो, देखो ऑसिलेटर होता है दोलन करने वाला एक कण। ठीक है, यानी ऑसिलेशन करने वाला एक पार्टिकल, उसे ऑसिलेटर कहते हैं। तो ऑसिलेशन क्या होते हैं, ऑसिलेशन आपने पढ़े हैं बीएससी फर्स्ट सेम में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। जैसे पेंडुलम ही है ना, तो पेंडुलम क्या करता है, अपनी मध्यमान स्थिति, देखो मैं बता दूं, अपनी मध्यमान स्थिति यानी मिड पोजीशन के दोनों ओर क्या कर रहा है, बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये जो मोशन है ना, जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट को या पर्टिकुलर पोजीशन को, एक निश्चित स्थिति को कण क्या है बार बार उसे रिपीट करता है, ये वाली गति कहलाती है हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, हार्मोनिक, क्लियर है, आवर्ती गति कहते हैं इसे, क्लियर है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ी थी बीएससी फर्स्ट सेम में न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। और जब ये हार्मोनिक मोशन एक ही लाइन के अलोंग हो तो उसे लीनियर हार्मोनिक मोशन कह देते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं। आपको याद होगा सरल आवर्त गति। ठीक है, तो देखो जब इस तरीके से हो है ना, इस तरीके से मोशन, तो इसे वाइब्रेशन कहते हैं, कंपन, याद है आपको, कंपन। लेकिन यदि इन दोलनों का आयाम बढ़ जाए, यानी इन ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, ऐसे मोशन हो रही है लेकिन ऐसे होने लगे, तो वही वाइब्रेशन, वही कंपन क्या कहलाते हैं, ऑसिलेशन यानी कि दोलन। तो ये दोलन है यानी कि ऑसिलेशन, और ये क्या है, ये है कंपन यानी कि वाइब्रेशन। ठीक है जी। तो ऑसिलेटर समझ गए, ऐसा पार्टिकल जो ऑसिलेशन करे वो ऑसिलेटर कहलाएगा, यानी ऐसा कण जो दोलन करे उसे दोलित्र कहते हैं हिंदी में। और हार्मोनिक मैंने बताया आवर्ती हो रही है बार बार, है ना, एक ही स्थिति से बार बार गुजर के जा रहा है। और लीनियर यानी कि एक लाइन के अलोंग, ठीक है, एक निश्चित रेखा के अनुदिश, तो इसे रेखीय आवर्त गति या सरल आवर्त गति भी आप कहते थे। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब एक ऐसा पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, पेंडुलम भी उसका उदाहरण था। और देखो यहाँ पर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है ना, ये वाला है, स्प्रिंग वाला, क्योंकि इसकी मोशन कंप्लीटली लीनियर है। पेंडुलम की लीनियर पूरी नहीं होती, जब वो पेंडुलम ऊपर चलता है तो इस तरीके का पाथ बनता है, थोड़ी सी डिस्टेंस में देखोगे तो लाइन बनती है बस, लेकिन जब ऐसे ऐसे चलता है तो लाइन नहीं बनती। तो ये लीनियर जो मोशन है उसका ये प्योर एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, ये एक है ना दृढ़ आधार है जिसे आप रिजिड सपोर्ट कह सकते हैं, और ये एक ब्लॉक है जिसका मास मान लो कितना है, m है। ठीक है जी। और इसी तरीके से इसकी दूसरी स्थिति देखो, मान लो ये पोजीशन ये है, और अब आपने इसे क्या कर दिया, खींच दिया। ठीक है, स्प्रिंग को खींच दो इस तरीके से। ठीक है, मास तो m ही है,
तो ये डायग्राम वहाँ पे भी था, है ना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। x बराबर, देखो यहाँ तो कितना x बराबर 0, और मान लो यहाँ x बराबर कितना है, मान लो a मान लो, ठीक है। कितना है, मान लो a। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। स्थिति ये जो है ये नीचे और ये ऊपर भी है ना, कैसे भी करके आप बना सकते हो। कुल मिला के 2 स्थिति दिखा दो, हालांकि एक स्थिति और बनेगी जब इसे प्रेस किया जाए, तो उसकी इतने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रेस करने में भी इधर जाएगा ये बॉक्स ब्लॉक जो है, और इधर x बराबर -a हो जाएगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ये क्या है? ये जब इसे आप खींच के छोड़ दोगे तो ये ऐसे ऐसे मोशन करेगा ना, तो अपनी मिड पोजीशन के दोनों ओर क्या करेगा, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा। इसी कारण ये पार्टिकल कहा जाता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि रेखीय आवर्ती दोलित्र, ठीक है जी। तो लेट अस कंसीडर, मान के चल रहे हैं ए ब्लॉक गुटका है ना, ऑफ मास m, जिसका मास कितना है m, किससे जुड़ा है, इज अटैच्ड, जुड़ा है टू ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, यानी कि क्षैतिज स्प्रिंग से, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, तो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है जी, के। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। क्लियर है? स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे आप स्प्रिंग नियतांक कहते थे, ये आपने फर्स्ट टाइम में सब पढ़ा है। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, यानी कि क्षैतिज है स्प्रिंग, ब्लॉक m है वो जुड़ा है स्प्रिंग से, ठीक है जी। तो जब इसे खींचा जाता है तो फिर ये क्या करने लगता है, ऑसिलेशन करने लगता है। तो व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड, कहाँ से, फ्रॉम इट्स मिड पोजीशन कह दो या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह दो, यानी साम्यावस्था या मध्यमान अवस्था। इसकी मिड पोजीशन से जब इसे डिस्प्लेस किया जाता है तो ये क्या करने लगता है, इट स्टार्ट्स, ठीक है जी, इट स्टार्ट्स टू ऑसिलेट, ये ऑसिलेट होने लगता है, ठीक है जी। और मान लो कितनी वेलोसिटी से, तो विद वेलोसिटी स्मॉल v। क्लियर है जी? क्लियर है? और x क्या मान लो, किसी टाइम इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो लेट x बी द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ x बराबर a भी मत लिखो, है ना, x ही रहने दो। जनरली a कहाँ आता है, जब सबसे उधर पहुँच जाता है। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को ही तो कहते हैं एम्पलीट्यूड, विस्थापन के अधिकतम मान को क्या कहते हैं, आयाम। तो मान लो ये जनरली किसी टाइम इंस्टेंट है, पूरा वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया, x बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक का या पार्टिकल का, किसी क्षण, तो एट एनी टाइम इंस्टेंट, ठीक है जी। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना, कल की तरह ही होना है। इसकी आप क्या निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी। देखो क्लियर अब हुआ होगा अच्छे से, इसका भी बीच बीच में ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने क्या कहा, क्या निकालो, काइनेटिक एनर्जी। तो देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये जो सिस्टम है जिसे आप लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर कह रहे हो, तो क्या आएगा, T बराबर है ना हाफ mv², यही तो होता है। और v को आप लिख सकते हो, आपको पता है v बराबर होता है dx/dt, और dx/dt को आप x डॉट लिख सकते हो। ये तो आसान है बहुत, है ना, पिछले वाले से, मतलब सिंपल पेंडुलम वाले से भी आसान है ये। हाफ x डॉट स्क्वायर है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। फिर आपको पता है क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, v बराबर, देखो इस केस में आपने बीएससी फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में याद करो, है ना, वहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी, मैं आपको याद दिला दूँ, याद हो जाएगा, हाफ kx²। x डिस्प्लेसमेंट है, बता चुका हूँ, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो v बराबर हाफ kx² होता है,
ठीक है, इसका डेरिवेशन है वैसे तो, है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे उसका डेरिवेशन समझाने की आवश्यकता है, डायरेक्ट आप याद रखेंगे, और नहीं तो अपने बीएससी फर्स्ट सेम में बुक में या नोट्स में जाके देख लेना, ठीक है, याद ना आ रहा हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, कोई दिक्कत। लैग्रेंजियन निकाल लो पिछली बार की तरह, लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, इसी सिस्टम का लैग्रेंजियन यानी इसी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का, भाई आप जानते हो L बराबर होता है T माइनस वी, ठीक है, और T है आपका हाफ m x डॉट का स्क्वायर माइनस, और ये है हाफ k x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं ऊपर से रफ करके। ये सब रफ कर दो यार। देखो इक्वेशन 3 के बाद आपको पता है क्या करते हैं, लैग्रेंज की इक्वेशन लगाएंगे फ्रॉम लैग्रेंज इक्वेशन। आपको पता है डी अपॉन डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट था लेकिन पिछली बार थीटा डॉट किया, और इस बार एक्स की बात हो रही है सब जगह, तो एक्स डॉट हो जाएगा माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स बराबर 0, इक्वेशन नंबर 4। पिछले डेरिवेशन की तरह क्या करना है आपको पता है, इस इक्वेशन की हेल्प से डेल एल ओवर डेल एक्स निकालो और फिर डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट निकालो, दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो, हो जाएगा। तो फिर क्या करो, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू, पहले एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में कर लो, क्या आएगा डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट बराबर हाफ एम, ये आ जाएगा 2x डॉट, इसका डिफरेंशियल पार्शियल है ना, और x डॉट का करोगे 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस वहाँ तो x डॉट है ही नहीं तो 0 हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल में। जो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। तो डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट क्या आया, ये आ जाएगा एम एक्स डॉट। फिर देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन 3, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स डॉट, ठीक है। अब फिर दोबारा डिफरेंशिएट पार्शियली किसे है, वो उसे ही करना है इक्वेशन 3 को, और किसके रेस्पेक्ट में इस बार, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा डेल एल ओवर डेल एक्स, बताओ ये है, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट है सारा, 0 हो जाएगा, और हाफ के एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल एल ओवर डेल एक्स क्या आया माइनस का के एक्स, ठीक है। तो पैटर्न वही है जैसा पिछले डेरिवेशन में था, है ना, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है, काम सारे वही करने हैं, ठीक है, पैटर्न तो वही है ना। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो फोर्थ में, है ना, फोर्थ इंप्लाइज ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, देखो डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट की वैल्यू है एम एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स की वैल्यू है माइनस का के एक्स, तो प्लस के एक्स हो जाएगा बराबर 0, एम बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी एक्स डॉट करोगे तो एक्स डबल डॉट हो जाएगा, भाई एक बार डिफरेंशियल पहले ही हो रहा है, एक बार और करोगे तो डबल डॉट आ जाएगा, और ये है के एक्स बराबर 0, यहाँ से एम कॉमन ले लो, एक्स डबल डॉट प्लस के अपॉन एम एक्स बराबर 0, एम 0 के अपॉन में ले जाओ, एक्स डबल डॉट प्लस के अपॉन एम, ठीक है, के है, और इंटू में है एक्स बराबर 0, ठीक है। बताओ ये इक्वेशन ही तो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कैसे, यदि आप के अपॉन एम की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें तो ये आ जाएगा
एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर के एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स। और खुद बताओ, ये क्वेश्चन यहाँ तो इस तरीके से लिख रही है इसलिए शायद पहचान ना आ रही हो। देखो एक्स डबल डॉट को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। और अपने नोट्स उठा के देख लो बीएससी फर्स्ट सेम के, या याद हो तो अच्छी बात है कि ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, या लीनियर हार्मोनिक मोशन की, या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन की, या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की, कैसे कह लो, ठीक है। सरल आवर्ती दोलित्र की, ये सरल आवर्ती दोलन की, ये सरल आवर्त गति की, कैसे कह लो, ठीक है। तो ये यही तो है, इसका मतलब है इसके नीचे लिख दियो, इट इज़ द जनरल इक्वेशन, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन, या ऑसिलेटर है ना, ठीक है। यहाँ के अनुसार ही लिख लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। और यहाँ से तो तुम्हें पता ही है अब फ्रीक्वेंसी निकालना कितना आसान है। तो देन जब तुम्हें पता है ओमेगा स्क्वायर बराबर है के अपॉन एम, तो बताओ ओमेगा बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के अपॉन एम। ओमेगा बराबर होता है आप जानते हो 2πf, साइड में बता दो ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवृत्ति, ये रेखीय आवृत्ति यानी कि कोणीय नहीं, रेखीय आवृत्ति यानी कि लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से f बराबर क्या आएगा 1/2π अंडर रूट के अपॉन एम। क्लियर है जी। ये एक्सप्रेशन आ गया फ्रीक्वेंसी का, तो आप लिख दो इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसके लिए आप बात कर रहे हैं उसकी ये फ्रीक्वेंसी आ गई, यानी कि आवर्ती या रेखीय आवृत्ति। टाइम पीरियड निकाल लो, देन टाइम पीरियड t बराबर आएगा, आप जानते हैं 1/f या 1/n होता है, आवर्ती का व्युत्क्रम होता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। f की वैल्यू रख दो 1/2π अंडर रूट के अपॉन एम। ये 1/2π ऐसे रखो और ये पलट के ऊपर ले जाओ, अंडर रूट m अपॉन के। समझ गए। लिख देना इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर है। तो इस तरीके से बिल्कुल उसी पैटर्न का था और उससे आसान था, ठीक है। डेरिवेशन कंप्लीट होता है। कोई क्वेरी हो आपके, कोई डाउट हो, है ना, या किसी भी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है जी। बाकी ये लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म नाम की यूनिट आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट होती है, थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर से, है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्लियर है। साथ साथ चीज़ों को तैयार करते चलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।